हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एक प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी में हम लोगों ने देखा था कि टी बीम फ्लेंस बीम हो गया था हम लोग का। अब स्लैब देख रहे थे। स्लैब पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था उसका इंट्रोडक्शन के बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद पार्ट 2 के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वन वे स्लैब का डिज़ाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उस स्टेप को हमने देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं उसी स्टेप को फॉलो करते हुए एक वन वे स्लैब को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियो स्टेप वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर प्लेलिस्ट से आप देख लीजिए। उसको बिना देखे ये वीडियो देखना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उस स्टेप को अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो देखना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे मेन है वो स्टेप। अगर वो स्टेप आप देख लिए हैं तो इसको वीडियो को डिज़ाइन इस स्लैब को डिज़ाइन करने में ज़्यादा परेशान नहीं होगी। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। हाँ, तो क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि डिजाइन अ सिंपली सपोर्टेड रूफ स्लैब फॉर अ रूम सेक्शन साइज, यानी कि स्लैब का जो साइज है प्लान, ये चीज दिया हुआ है 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। क्लियर इन साइज मतलब कि ये क्लियर दिया हुआ है, यानी क्लियर स्पैन दिया हुआ है। एक तरह से यही समझिए कि द स्लैब इज, अगला है आगे है, द स्लैब इज कैरिंग एन इम्पोज लोड ऑफ इतना किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूज M20 मिक्स एंड 415 स्टील। मतलब कि आपको इम्पोज्ड लोड दे दिया है और M20 कहा है कि यूज किया गया है और Fe415 यूज किया गया है। और एक चीज और दे दिया है 7.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में इस तरह का नहीं देगा, कुछ क्वेश्चन में आपको केवल क्लियर स्पैन दे देगा, केवल क्लियर स्पैन दे देगा। कहेगा कि आपका 3.5 मीटर का क्लियर स्पैन है। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है कि क्लियर स्पैन नहीं कह के आपको एक साइज दे दिया गया है प्लान का, तो यहां पर आपको करना है। तो यहां पर हमने क्या कहा था कि आप जो है जो डिजाइन करते हैं वन वे स्लैब, वो शॉर्टर स्पैन में आपका मेन रेनफोर्समेंट लगाते हैं, और जो वन वे स्लैब आप डिजाइन कीजिएगा वो हमेशा शॉर्टर स्पैन यानी मेन रेनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करते हैं। देखिए एक चीज यहां पर कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझ डिजाइन क्या कर रहे हैं आप वन वे स्लैब में। ठीक है, तो डिजाइन हमने कहा था कि 1 मीटर विड्थ ले लीजिए। ये आपने ये एलवाई है, ये पोर्शन एलवाई है, यही आप एलएक्स है, यही शॉर्टर स्पैन है, ये लॉन्गर स्पैन है एलवाई। ठीक है, ये चीज दे दिया हुआ है। और वन वे स्लैब डिजाइन करना है, यानी कि एलवाई बाई एलएक्स का रेशियो जो होना चाहिए ग्रेटर देन 2 होना चाहिए वन वे के लिए। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको हमने जो यहाँ पर जो साइज दिया हुआ है इसको हमने मान रहा है एल इफेक्टिव यानी कि क्लियर स्पैन। तो यहाँ पर एल इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा 3.5 मीटर। एल इफेक्टिव नहीं, क्लियर स्पैन। एल इफेक्टिव आप निकालिएगा, क्लियर स्पैन का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 मीटर। हमने जो भी डिजाइन करना है मेन रेनफोर्समेंट आपको जो लगेगा इसके अलॉन्ग लगेगा शॉर्टर स्पैन, यानी कि ऐसे 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 जितना भी लगेगा ये मेन रेनफोर्समेंट लगेगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कहां से लगेगा, ऐसे ऐसे जो रेनफोर्समेंट लगेगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट लगेगा। तो जब मेन रेनफोर्समेंट हम लगा रहे हैं तो हमने कहा कि जो B बराबर है, B बराबर 1 मीटर मान लिया, यानी कि हम जो स्लैब पहले डिजाइन कर रहे हैं वो केवल यूनिट विड्थ के लिए ही डिजाइन कर रहे हैं। B बराबर 1 मीटर मान के, यानी कि 1 मीटर के लिए स्लैब डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो बार लगा रहे हैं ये आपका मेन रेनफोर्समेंट लग रहा है। ये कितना दूर लग रहा है भाई, तो 1 मीटर के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 1 मीटर के लिए डिजाइन किया तो हमने निकाला कि AST आपका मेन कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका चेक वगैरह कर लिए। जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकालने के बाद कहा तो वहां भी B बराबर 1 लिया। ठीक है, B बराबर 1 लिया और उसके बाद क्या किया, B बराबर 1 यानी कि ये 1 माना। अब B बराबर 1 लेने के बाद हमने क्या कहा कि AST जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाया, AST जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम निकाल रहे हैं वो AST जो मिनिमम था, AST जो मिनिमम था मेन रेनफोर्समेंट में, मेन रेनफोर्समेंट जो AST मिनिमम था वही AST आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टील हो जा रहा है। यानी कि इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मेन स्टील का जो मिनिमम क्राइटेरिया है उतना ही स्टील आप डिस्ट्रीब्यूशन में लगा रहे हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में स्टील कितना लगेगा, मिनिमम जितना आपको लगना चाहिए वो एकदम मिनिमम लगेगा। यानी कि एक तरह से हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग डिजाइन ही नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे एकदम कम स्टील लगा रहे हैं। अब मेन में आपको AST आप फॉर्मूला के थ्रू निकाल रहे हैं, इसमें आपको जो मिनिमम जितना होना चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया का स्टील डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहे हैं। इसीलिए वन वे स्लैब में हमेशा मेन स्टील के लिए डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए डिजाइन नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपको कितना लगता है, एकदम मिनिमम क्राइटेरिया का, जितना हमने बताया कि 0.12
परसेंट ऑफ ग्रॉस एरिया किसके लिए, HYSD के लिए, और माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में आपका मिनिमम क्राइटेरिया का स्टील लगेगा, और मेन स्टील में आप निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा, सेक्शन साइज के थ्रू आपको पता करना पड़ेगा कितना स्टील लगता है। तो ये चीज हम लोग पहले करते हैं वन वे स्लैब में, हम जनरली यही चीज डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो जब आपने डिजाइन किया तो डिजाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्लैब 1 वे है या 2 वे है। तो यहाँ पर आपको प्लान का साइज दिया हुआ है, मान के चलिए कि ये आपका दिया हुआ है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, ये वैल्यू दे दिया है 3.5 मीटर शॉर्टर स्पैन। तो आप 1 वे स्लैब निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि Ly/Lx का जो रेशियो है शुड बी ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी कि 7.5 बाई 3.5 का जो रेशियो देखिए आप, 2 से कम आता है, 2 से ज्यादा आता है, हाँ 2 से ज्यादा है। तो भाई ये जो स्लैब है वो 1 वे स्लैब है। कहीं कहीं आपको केवल क्लियर स्पैन दे देगा तो आपको समझना है कि 1 वे स्लैब है। हमने कहा था कि जब 2 साइड से सपोर्टेड है तो हमेशा 1 वे होगा, तो यही केस में केवल 2 साइड से सपोर्टेड होता है, क्लियर स्पैन केवल दे देगा। अगर 2 वे देगा स्लैब तो हमेशा प्लान का सेक्शन देगा, उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि Ly/Lx का रेशियो शुड बी ग्रेटर देन है या फिर लेस है। अगर लेस है या इक्वल है तो वो 2 वे स्लैब होगा, अगर ग्रेटर है तो 1 वे स्लैब होगा। जब ग्रेटर है तो आप 1 वे स्लैब की तरह डिजाइन करेंगे। और 1 वे स्लैब में हमेशा मेन स्टील डिजाइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डिजाइन नहीं करते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया का स्टील लगा देते हैं, वही आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो जाता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, एकदम बनाते हैं, एकदम ईजी हो जाएगा आपका बनाना, एकदम इजी है स्लैब डिजाइन करना। केवल मेरा स्टेप फॉलो कीजिए, जो स्टेप हम पहले बताए हैं उसको एक बार नहीं है तो फिर से वीडियो पॉज करके देखिए, बैक करके, उसके बाद आगे बढ़िएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, स्लैब आपका ऐसे ही डिजाइन हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन बनाने से पहले जो गिवन है वो देख लीजिए, सॉल्यूशन में आपका क्या क्या गिवन है। तो गिवन में लिखिए जो जो लिखा हुआ है, आपका दिया हुआ है यहाँ पे इम्पोज्ड लोड एक दिया हुआ है, इम्पोज्ड लोड कितना दिया हुआ है भाई, 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ स्लैब है इसलिए मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है क्लियर स्पैन, या फिर ऐसे देख सकते हैं कि लॉन्गर स्पैन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लॉन्गर स्पैन यानी Ly का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7.5 मीटर, ठीक है। शॉर्टर स्पैन यानी Lx का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 3.5 मीटर, और FCK का वैल्यू आपको पता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और Fy का वैल्यू पता है 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। इतना चीज पता है तो आप पहले पता करिए कि स्लैब 1 वे है या 2 वे है। तो जब 1 वे है तो इसको पता करने के लिए हमने क्या बताया था कि लॉन्गर स्पैन बाई शॉर्टर स्पैन निकालिए, Ly/Lx यही था। तो Ly कितना आता है आपका 7.5 बाई 3.5, ये ग्रेटर है 2 से, हाँ ग्रेटर है। तो यहां पर लिखना है हेंस द स्लैब इज 1 वे स्लैब। यहां से आप डिसाइड कर लिए कि जो स्लैब हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो स्लैब 1 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब का आप स्टेप फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना था। पहला स्टेप में क्या करेंगे, b बराबर 1 मीटर मान लीजिए। चलिए स्टेप 1 में b बराबर, यहां पर लिखिए टेक b बराबर 1 मीटर यानी कि बराबर 1000 mm, ठीक है। स्टेप 1 हो गया खत्म। स्टेप 2 में चलिए, स्टेप 2 में हमने क्या किया था, d निकाला था L/D रेशियो से। तो यहां पर हमने प्रोवाइड कराता हूं मैं, L/D रेशियो जो है 25 लेते हैं, ठीक है। 25 से 30 लेने के लिए बताए थे। मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन रूल व मॉडिफिकेशन फैक्टर लेकर भी बनाना जानते थे हम लोग, वहां से देखे थे कि मॉडिफिकेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज के लिए आपको IS कोड लेना पड़ेगा, IS कोड से फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप डिप्लोमा में है तो ये चीज काफी है, आप L/D का रेशियो डायरेक्ट 25 लीजिए, आपको कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है, आपको कोई गलत नहीं काटेगा। लास्ट में हम लोग जब चेक करते हैं तो L/D का रेशियो हम चेक करते हैं कि जो हमने प्रोवाइड करवाया है D कितना प्रोवाइड कराया है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं कि L/D का रेशियो 25 से 30 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। तो हमने लिया 25, तो हमको क्या निकालना है यहाँ से D बराबर, तो D बराबर निकालिए L/25। L आपको कितना है 3.5/25 यानी कि 3500
बटा 25 बराबर आपका आता है 140 mm। ठीक है, 140 mm आता है। तो यहां पर हमने क्या निकाला, इफेक्टिव डेप्थ ना, तो स्टेप में लिख दीजिए, स्टेप में लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एंड ओवरऑल डेप्थ। तो आपको स्मॉल डी पता चल गया, यानी कि डी बराबर आपको पता चल गया 140 mm। ठीक है, अब क्या कीजिए कि आप ओवरऑल डेप्थ निकालिए। ओवरऑल डेप्थ बराबर हमने क्या कहा कि डी प्लस नॉमिनल कवर प्लस डाया बाई 2। ठीक है, डी आपको पता है 140 mm अभी हमने कैलकुलेट किया, प्लस नॉमिनल कवर हमने बताया था स्लैब के लिए कितना लेते हैं 20 mm। 20 mm नहीं है तो यहां पर लिख लीजिए कि एज्यूम नॉमिनल कवर, यानी क्लियर कवर इसी को कहते हैं, नॉमिनल कवर इक्वल टू 20 mm। ठीक है, और डाया बार कितना mm का डाया बार यूज कीजिएगा, तो ये थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा आपको पहले से। तो यहां पर आप लिख लीजिए कि डाया ऑफ बार, जो बार आपने यूज किया है वो 10 mm हम यूज कर रहे हैं, आप कुछ और यूज करके बना सकते हैं। तो लेकिन मिनिमम अगर आप मेन स्टील यूज कर रहे हैं, आप मेन स्टील की यूज कर रहे हैं, तो कम से कम आप 10 mm का बार लीजिए ही लीजिए, कम से कम 10 mm का बार लीजिए अगर मेन स्टील है तब। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है तब आप कम ले सकते हैं, 6 mm का भी ले सकते हैं, 8 mm का ले सकते हैं, 10 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसमें 8 mm यूज होता है। मेन स्टील में ज्यादा से ज्यादा 10 यूज कीजिए, फिर 12 यूज कीजिए, और इससे ज्यादा आप ऊपर चलते चल जाइए, लेकिन मिनिमम 10 यूज कीजिए। आइए इसमें 8 यूज कीजिए, ज्यादा होगा। आप इसमें 12 भी यूज कर सकते हैं, 12 भी यूज होता है बहुत ज्यादा, 10 भी यूज होता है, इसमें 8 बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो या फिर दोनों सेम का डाया का भी आप मेन स्टील में भी 10 लगा दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में भी 10 लगा दीजिए, कोई गलती नहीं होगा। यहाँ आपको आपका चॉइस है आप क्या लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 यूज किया तो 10/2 तो 5 होगा, तो कितना हो गया 165 mm, यानी ओवरऑल डेप्थ आपने कैलकुलेट कर लिया 165 mm। ठीक है, जब ओवरऑल डेप्थ आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपका स्टेप 2 का जो प्रोसेस था इफेक्टिव डेप्थ एंड ओवरऑल डेप्थ जो कैलकुलेट करने का प्रोसेस, इफेक्टिव डेप्थ ये हो गया और ओवरऑल डेप्थ ये हो गया। तो आपने यही प्रोवाइड किया है, यहाँ पर लिख दीजिए प्रोवाइड डी इक्वल टू 140 mm और यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ इक्वल टू 165 mm। तो यही आप प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इससे ज्यादा भी प्रोवाइड करा सकते हैं, 140 mm आपने हमने प्रोवाइड किया, जितना आया उतना ही प्रोवाइड करा दिया। हम हो सकता था यहाँ पर 150 mm भी प्रोवाइड करवा सकते थे। ठीक है, यहाँ पर जो आया आप 150 mm प्रोवाइड करवा सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन साथ में मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद केवल स्टेप इससे ज्यादा आपका होगा। चलिए तो स्टेप 3 में हम लोग देखेंगे। स्टेप 3 क्या था, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव स्पैन, यानी कि एल इफेक्टिव कैलकुलेट करने वाला था। हमने कहा था इसको कि जो पिछला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बताया था एल इफेक्टिव का। तो सिंपली सपोर्टेड केस में एल इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो एल इफेक्टिव का हमने फॉर्मूला बताया था सिंपली सपोर्टेड के केस में कि मिनिमम ऑफ, एक नंबर में क्या था एल सी प्लस डी, यानी एल क्लियर प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और दूसरा नंबर में एल सी प्लस b1/2 प्लस b2/2। b1/2 क्या है, b2/2 क्या है। हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये स्लैब हम डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह से आपका स्लैब का सेक्शन है, ये आपका वॉल है, तो वॉल का जो हम थिकनेस यहाँ पर रख रहे हैं ये 300 mm रख रहे हैं। हमने एज्यूम किया है कि जो वॉल थिकनेस है यानी कि बियरिंग, ये जो बियरिंग है ये हमने 300 mm एज्यूम कर लिया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साइड में लिख लीजिएगा एज्यूम बियरिंग इक्वल टू 300 mm। ठीक है, यहां पर हमने बेयरिंग एज्यूम कर लिया। अब कैलकुलेट कीजिए आप, एलसी आपका कितना था 3.5 प्लस डी कितना है, आपने कैलकुलेट किया है कि 0.14
अगर इसको मीटर में चेंज करें 140 का तो 0.140, तो ये हो जाएगा आपका 3.640 मीटर बराबर। ये हो जाएगा आपका 3.5 प्लस B1, तो ये भी 300 मैंने माना है, ये भी 300 माना है, तो 0.3 एल इफेक्टिव में क्या होता है 0.300 बाई 2 प्लस 0.300 बाई 2। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3.8 मीटर। ठीक है, तो आपका इस दोनों में जो मिनिमम है क्या है, दोनों में मिनिमम कौन सा है, जाहिर सी बात है ऊपर वाला है। तो यानी कि आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू कैलकुलेट होकर आया आपका 3.640 मीटर। इसी को आप एमएम में चेंज कीजिएगा तो 3640 mm, ये चीज आया आपका एल इफेक्टिव का वैल्यू। तो स्टेप 3 में आपने एल इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा था। स्टेप 4 में आप क्या कीजिएगा, स्टेप 4 में आप लोड कैलकुलेशन करो। स्टेप 4 में हमने बताया था लोड कैलकुलेशन। तो लोड कैलकुलेशन के हमने क्या बताया कि पहले आपका दिया हुआ यहां पर इम्पोज्ड लोड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन, 5 ही है, हाँ 5 है, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया होता है। हमने बताया कि जब स्लैब हम डिजाइन कर रहे हैं तो ये दिया हुआ है, जैसे इतना का दिया हुआ है, ये 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसमें लग रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हमने यूनिट विड्थ के लिए लिया है, तो 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर में चेंज हो गया, पर मीटर स्क्वायर से पर मीटर में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पर लिखते हैं डेड लोड। यहाँ पर फिनिशिंग लोड नहीं दिया है इसलिए हम फिनिशिंग लोड ले नहीं रहे हैं। डेड लोड आप कैलकुलेट कीजिए, यानी कि सेल्फ वेट आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा कि B इंटू डी आई इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यानी कि 25 आप कैलकुलेट कीजिए। B का वैल्यू है 1000 आई इंटू डी का वैल्यू है ओवरऑल डेप्थ 165 आई इंटू 25। सॉरी, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में है, तो ये सारा को भी मीटर में होना चाहिए, तो ये 1 मीटर होगा आई इंटू ये 0.165 मीटर। आप यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा, डेड लोड का वैल्यू आता है 4.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इतना आया डेड लोड का वैल्यू, इतना आया। तो आप टोटल लोड निकालिए, इंपोज्ड लोड प्लस डेड लोड। चलिए यहां पर हम लोग निकालते हैं टोटल लोड। टोटल लोड बराबर क्या हो जाएगा इम्पोज्ड लोड, तो इम्पोज्ड लोड आया है आपका 5 किलो न्यूटन पर मीटर प्लस डेड लोड आया है 4.125 बराबर हो जाएगा आपका 9.125 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, जब आप टोटल लोड निकालिए तो आप डिजाइन लोड यानी फैक्टर्ड लोड निकालिए। फैक्टर लोड निकालने के लिए हमने बताया था कि 1.5 ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, तो 1.5 इंटू टोटल लोड। टोटल लोड क्या होगा आपका 9.125, गुना कीजिए, गुना करने के बाद आएगा 13.687 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हुआ आपका फैक्टर्ड लोड। इसको हमने डिनोट किया है WU से, यानी कि WU का वैल्यू आया है 13.687 किलो न्यूटन पर मीटर। ये चीज आया। हमने यहाँ से जो स्टेप 4 का जो लोड कैलकुलेशन का प्रोसेस रखा था आपका कंप्लीट हो गया। तब आप स्टेप 5 में चलिए। स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट।
यानी कि आपको बीएमयू कैलकुलेट करना है। तो जो बीएमयू कैलकुलेट करने के हमने बताया था कि सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम बीएमयू होता है आपका मिड पर, तो मिड पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कैसे लिखते हैं कि डब्ल्यू यू इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाई 8, यही होता था यूडीएल के केस में। तो आप लिखिए यहाँ पर 13.687 इंटू एल इफेक्टिव आपको कितना था 3640 यानी कि 3.640 का स्क्वायर बाई 8। वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 22.67 किलो न्यूटन मीटर। ये चीज आएगा आपका बीएमयू का वैल्यू। जब बीएमयू का वैल्यू निकल गया है स्टेप 5 में, तो इसके बाद हमने बताया था कि अगला स्टेप 6 में हम लोग करेंगे कि बीएमयू बराबर एमयू लिमिटिंग का वैल्यू पुट करेंगे, और एमयू लिमिटिंग पुट करने के बाद आपको डेप्थ मिलेगा डी रिक्वायर्ड। वो स्टेप हम लोग चलते हैं, करते हैं आगे। स्टेप 6 हम लोग चलते हैं। ये क्या था कि कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ, कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेप्थ। तो इसके लिए हमने स्टेप में बताया था कि बीएमयू एक्सटर्नल लोड के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उसको कैलकुलेट कर इक्वेट कर दीजिए कितना से, एमयू लिमिटिंग से, यानी कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ सेक्शन इन बैलेंस कंडीशन। जब बैलेंस कंडीशन में आप करिएगा अब क्या हो जाएगा, बीएमयू का वैल्यू आपको पता है, हाँ 22.67। इसको जब आप न्यूटन एमएम में चेंज करना चाह रहे हैं तो यहीं पर कर लीजिए 22.67 इंटू 10⁶, ये हो जाएगा न्यूटन एमएम में, ठीक है। तो इंटू 10⁶ बराबर हो जाएगा, ये है 415 के लिए तो 0.138 FC के BD स्क्वायर। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं 22.67 इंटू 10⁶ बराबर 0.138। FC का वैल्यू है 2 इंटू B का वैल्यू है 1000 mm में है, इंटू D, यहाँ पर जो D आया है D रिक्वायर्ड है, हमको D इतना ही चाहिए बैलेंस के केस में। तो D रिक्वायर्ड का वैल्यू आप पता कर ले सकते हैं यहाँ से। तो D रिक्वायर्ड का वैल्यू आएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, जब यहाँ से हमने कैलकुलेट करके रखा है तो आता है आपका 90.62 mm, इतना आया है आपका वैल्यू डी रिक्वायर्ड का। तो हमने क्या कहा था कि जो डी प्रोवाइड किए हैं आप उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए डी रिक्वायर्ड से, यानी कि डी प्रोवाइडेड शुड बी ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड है। डी प्रोवाइड आप कितना किए थे, जब डी प्रोवाइड किए थे वो था 140 mm, 140 mm आपने प्रोवाइड किया था, आप कैलकुलेट किए हैं 90.62 mm। तो जाहिर सी बात है कि डी प्रोवाइडर आपका ज्यादा है। तो यहां पर लिख दीजिए साइड में कि हेंस द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड, नीचे लिख दिए द सेक्शन इज अंडर एनफोर्स्ड। तो आपका स्टेप 6 आपको पता, स्टेप 6 आपका ओके हो गया। स्टेप 6 में आपने देख लिया कि डी जो प्रोवाइड किए थे वो डी रिक्वायर्ड से ज्यादा है। तो जब स्टेप 6 कैलकुलेट कर लिए, स्टेप 6 आपका कंप्लीट हो गया, तब स्टेप 7 की ओर चलते हैं। स्टेप 7 में क्या करते हैं, जब सेक्शन को हमने साबित कर दिया कि अंडर एनफोर्स है, उसके बाद क्या करते हैं स्टेप 7 में डायरेक्ट एएसटी निकालते हैं। एएसटी कौन वाला, मेन वाला एएसटी। तो एएसटी मेन का फॉर्मूला लगाइए। चलिए तो हम लोग स्टेप 7 में देखते हैं। स्टेप 7 में हमने बताया, स्टेप 6 तक हमने बता दिया कि सेक्शन आपका अंडर एनफोर्स है। जब अंडर एनफोर्स हमने बता दिया तब हम लोग एएसटी मतलब कि अब हम लोग आप डिजाइन करने के लिए एएसटी डिजाइन करने के लिए चल गए हैं। तो आप यहां पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, कैलकुलेशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, यानी कि आपको कैलकुलेट करना है एएसटी मेन एएसटी यानी शॉर्टर स्पैन कलर जो लगाइएगा। तो मेन एएसटी आप निकालिए, क्या फॉर्मूला आपने बताया, हमने बताया था 0.5 FC के BD बाई FY 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 BMU FC के BD स्क्वायर, ये फॉर्मूला है,
ठीक है। जब ये फॉर्मूला आप डालिएगा, फॉर्मूला में वैल्यू आप डालिए 0.5 इंटू 20 इंटू बी का वैल्यू 1000 यानी 1 मीटर हमने माना था, डी वैल्यू आपका 140 आया था, एफसी के है 415, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 इंटू बीएमयू का वैल्यू आप कितना कैलकुलेट किए थे 22.67 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 41 नहीं, एफसीके का वैल्यू है 20 इंटू 1000 इंटू डी का वैल्यू कितना था 140 का स्क्वायर, ठीक है। तो इतना को आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एएसटी का वैल्यू आया है 483.34 mm स्क्वायर, इतना आया है, ठीक है। जब एएसटी इतना आया आपका मेन, तो हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं कि 485 mm स्क्वायर आया है। जो एएसटी का वैल्यू आया है जो आप प्रोवाइड कीजिएगा तो इससे कम नहीं प्रोवाइड करना है, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाए वो सही है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको लगभग मान लिया कि 485 mm स्क्वायर एएसटी आया है। तो आपका एएसटी क्या हो गया, मेन हो गया 485 mm स्क्वायर, ठीक है। जब 485 mm स्क्वायर आपका हो गया तो उसके बाद हम क्या करते थे, चेक फॉर, स्टेप 7 में ही था, चेक फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट। मिनिमम रेनफोर्समेंट चेक करने के लिए क्या था कि आपका जो एएसटी होना चाहिए, एएसटी मिनिमम, चलिए तो यहां पर हम लोग एएसटी मिनिमम हम निकाल रहे हैं, तो एएसटी मिनिमम किसका, मेन स्टील का, तो कितना होना चाहिए भाई, हमने HYSD बार यूज किया है, हमने 415 यूज किया है, तो 415 के लिए हमने बताया था कि 0.12 बाई 100 इंटू बी इंटू डी हुआ करता था, तो 0.12 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी का वैल्यू डालिए 1000 इंटू डी, ओवरऑल डेप्थ आप निकाले थे तो 165 आया था। यहां से जब वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आपका आएगा 198 mm स्क्वायर। तो देखिए आप जो एएसटी मिनिमम आया है 198 mm स्क्वायर, आप जो एएसटी कैलकुलेट किए हैं यानी जो प्रोवाइड किए हैं 485 mm स्क्वायर, तो क्या सही है, हाँ ये आपका दिया हुआ है, ये आप प्रोवाइड किए हैं एएसटी में, तो आपका सही है। तो लिखे यहां पर एएसटी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन एएसटी मिनिमम, तो इसलिए लिख दीजिए हेंस ओके, ये कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आप मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए आपने चेक कर लिया, अगर यही 415 नहीं होता 250 होता तो यहाँ पर 0.15 हो जाता, ठीक है। तो ये HYSD बार के लिए है तो इतना हमने बना दिया, ठीक है। जब आप मिनिमम चेक लगा दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग बताएंगे, स्पेसिंग कितना हो रहा है, तो स्पेसिंग के लिए फॉर्मूला लगाइए। तो स्टेप 7 ही चल रहा है, स्टेप 7 में ही हम लोग करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिंग फॉर, किसके लिए, मेन रेनफोर्समेंट। तो मेन रेनफोर्समेंट के लिए जब हम लोग स्पेसिंग निकाल रहे हैं तो स्पेसिंग के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि स्पेसिंग इक्वल टू एरिया ऑफ वन बार इंटू बी बाई एएसटी। एएसटी कौन सा, मेन के लिए, जो हम लोग मेन के लिए एएसटी कैलकुलेट किए थे 485, वो वैल्यू यहां पर पुट करना है। तो आप एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार कैसे लिखेगा, पाई बाई 4 इंटू कितना mm का बार यूज किए थे, हमने पहले ही बार मान लिया था कि जो बार हमने यूज कर रहे हैं 10 mm का, तो यहां पर लिखिए 10 mm का स्क्वायर इंटू बी, यानी बी का वैल्यू हमने एज्यूम किया था 1000, एएसटी मेन यानी 485। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 93 mm स्क्वायर। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया कि 160 mm, ठीक है। जो स्पेसिंग आया उससे ज्यादा नहीं लेना है, अगर अप्रोक्स लेना भी है तो उससे ज्यादा नहीं लेना है, उससे कम स्पेसिंग लेना है, ठीक है। तो हमने 160 mm स्पेसिंग ले लिया। तो अब चेक फॉर स्पेसिंग लगाते हैं, अब चेक लगाते हैं स्पेसिंग के लिए। स्पेसिंग के लिए भाई जो हमने कैलकुलेट किया वो मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो क्या है भाई चेक का रूल, तो स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन क्या, मिनिमम ऑफ
एक नंबर में क्या 3D, सॉरी हाँ 3D है, और दूसरा नंबर में 300 mm। 3D का वैल्यू निकालिए, 3 इंटू 165, सॉरी 140, कितना होगा 420 mm। तो क्या दोनों में मिनिमम कौन है 420 और 300 में 300, तो इससे कम है स्पेसिंग। देखिए जो कैलकुलेट किया तो कम है, हाँ सही है, तो आपका ओके है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि स्पेसिंग कौन सा स्पेसिंग लिखेगा, जो प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेसिंग कैलकुलेटेड स्पेसिंग इज लेस देन 300 mm, हेंस ओके। ये कंडीशन भी आपका सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि जो आप मेन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग निकाले, उसके लिए चेक लगाए, उसके लिए भी ये सेटिस्फाइड है। तो यहां पर लिखिए, क्या लिखिएगा कि हेंस प्रोवाइड कितना mm डाया बार 10 mm डाया बार एट द रेट ऑफ कितना mm का स्पेसिंग 160 mm 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन शॉर्टर डायरेक्शन इन शॉर्टर स्पैन एज मेन स्टील। मेन स्टील के रूप में हमने ये बार प्रोवाइड कर दिया, कितना एम का 10 mm का बार प्रोवाइड करा दिया। जब आप प्रोवाइड करा दिए तो अब आप क्या करते हैं, हमने बताया था कल के वीडियो जब आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जो ये मान लीजिए कि ये प्लान था स्लैब का, तो एक बार हमने इस तरह से दिया था स्ट्रेट, तो जो बार बेंट अप करते थे वो सपोर्ट से कुछ दूर पहले ही, कितना दूर 1/7 L/7 पे बार प्रोवाइड करते थे, बेंट अप कर देते थे। तो L/7 पे हम लोग बेंट अप कर देते थे। आपका बार है, सॉरी इस तरह का अगर हम सेक्शन बनाते हैं, अगर सेक्शन में देखें तो स्लैब का सेक्शन मान के चलिए ये है साइड व्यू, तो हमने क्या करते थे कि इस तरह से बार दिया जाता था, यानी कि अगर ये सपोर्ट है, ये अगर सपोर्ट है दोनों तरफ से, तो सपोर्ट के सेंटर से L/7 पर ये बार बेंट अप किया जाता था, L/7 पर, ठीक है। और ये जो बार बेंट अप किया जाता था अल्टरनेट बार बेंट अप किया जाता था, तो दोनों तरफ से सपोर्ट के सेंटर से L/7 पर बार बेंट अप किया जाता था, ठीक है। तो यहां पर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, बेंडिंग, अगला लाइन में लिखिए बेंडिंग द अल्टरनेट बार एट अ डिस्टेंस ऑफ L/7। तो L कितना है आपका 3640/7 आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 520 mm। बेंडिंग द अल्टरनेट बार एट अ डिस्टेंस ऑफ 520 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट, सेंटर ऑफ सपोर्ट से 520 mm बार आप इतना दूर पर बेंट अप, मतलब सेंटर ऑफ सपोर्ट से ये वैल्यू आया आपका 520 mm, ठीक है 520 mm। अगर हम चाहें कि अगर फेस ऑफ सपोर्ट से चाहिए, मतलब कि फेस ऑफ सपोर्ट से चाहिए, तो ये बार आधा घटाना पड़ेगा, मतलब इतना डिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा, हमने बियरिंग माना था, ये वाल का थिकनेस माना था 300 में से 150, अगर हम 300 माना था तो इसका आधा होगा 150, यानी 520 में से 150 घटा दीजिए तो फेस ऑफ सपोर्ट से डिस्टेंस निकल जाएगा। और यहां पर देखिए, और 520 माइनस 150 बराबर हो जाएगा आपका 370 mm फ्रॉम दी फेस ऑफ सपोर्ट। चलिए ये चीज हो गया,
आपका मेन स्टील का काम खत्म हो गया। मेन स्टील में आप क्या किए, पहले एएसटी कैलकुलेट किए, एएसटी कैलकुलेट के बाद आप मिनिमम क्राइटेरिया चेक किए कि एएसटी मिनिमम कितना होना चाहिए। अब देखें कि जो प्रोवाइड किए हम एएसटी वो मिनिमम से ज्यादा है कि नहीं है, तो हाँ था। उसके बाद हम क्या किए कि स्पेसिंग निकाले, स्पेसिंग निकालने के बाद हम स्पेसिंग का चेक लगाए कि मिनिमम स्पेसिंग कितना होना चाहिए। तो मिनिमम स्पेसिंग जो आया वो 300 आया। 300 mm हमने प्रोवाइड किया कितना स्पेसिंग, 160 mm, तो मेरा सही है। 160 mm जो प्रोवाइड किए वो 300 mm से कम है, तो इतना प्रोवाइड करते। अगर 300 mm जो है, जो यहां पर हमने कैलकुलेट किया ये आता, अगर 160 mm की जगह पर आता 300 mm से ज्यादा आ जाता, जैसे मान के चलिए कि अगर 350 mm आ जाता, हमने मिनिमम है 300 mm, तो हम 300 mm ही प्रोवाइड करते थे। भले ही यहाँ पर 350 आ जाए 400 आ जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल किया, हाँ 160 mm पर आया जो 300 से भी कम है, तो हमने उतना पर बार प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि L/7 डिस्टेंस पर, कहां से, फ्रॉम दी सेंटर ऑफ सपोर्ट से बार बेंट अप कर देते, तो बेंट अप कर दिया उतना पर। अगर हम फेस ऑफ सपोर्ट से निकालना चाहें तो 370 mm पर बार बेंट अप किया। यानी कि अगर आप फेस ऑफ सपोर्ट ये वाला वैल्यू देखें, ये आपका फेस था, तो ये वाला वैल्यू आपका बेंटअप का वैल्यू यहां से आपका आया 370 mm। ये सारा चीज अब हम रेनफोर्समेंट डिटेलिंग देखेंगे तो फिगर में देखेंगे कहां से बार बेंटअप हुआ, कहां से बार बेंटअप नहीं हुआ। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बहुत ही मतलब कि मेन रोल प्ले करता है इस स्लैब का डिजाइन में। तो आपको रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आप केवल अगर दिखा देते हैं तो समझिए कि आधा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, सबसे लास्ट वाला पोर्शन। और चेक भी करना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि आप सोच ले कि स्लैब डिजाइन कर ले तो चेक नहीं करेंगे, नहीं, चेक करना बहुत जरूरी है। कम से कम कितनों भी कम का टाइम रहे, कम से कम एक चेक जरूर लगाइए। अगर उससे भी कम टाइम है तो अगर चेक नहीं लगा सकते हैं तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिगर बना के आप रेनफोर्समेंट कहां से बार बेंटअप किया है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, कौन सा मेन स्टील है, कहां से आपका सारा चीज आपको उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं स्टेप 8 में। चलिए तो स्टेप 8 में हम क्या करेंगे अब कि अगर स्टेप देख रहे होंगे तो स्टेप 8 में था कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कैसे करेंगे, हमने बताया था कि मिनिमम क्राइटेरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो यानी कि आपका एएसटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां पर एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए। तो एएसटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना होना चाहिए भाई, एचवाईएसडी के लिए, क्योंकि 415 यूज कर रहे हैं तो एचवाईएसडी है, तो एचवाईएसडी के लिए हमने बताया था कि 0.12/100 इंटू बी इंटू डी होना चाहिए, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा 0.12 इंटू बी कितना है 1000 इंटू ओवरऑल डेप्थ है आपका 165 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो पहले भी कैलकुलेट किया था इसको, तो आया था आपका 198, हाँ 198 mm स्क्वायर, ठीक है। जब आप एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर दिए तो इसके लिए स्पेसिंग निकालिए। स्पेसिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, स्पेसिंग बराबर एरिया ऑफ 1 बार डिवाइडेड बाई एएसटी इंटू बी, यहां पर कर दीजिए। उसके बाद लिखिए डिवाइडेड बाई एएसटी, कौन सा, मेन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ 1 बार, तो 1 बार तो हमने यहाँ तो डाया माना ही नहीं है, तो आप चाहे तो आप 8 mm का भी यूज कर सकते हैं या फिर 10 mm का जो मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसका डाया भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मान लिया है, हमने जो सॉल्व किया है, एज्यूम डाया इक्वल टू किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए डाया हमने 8 mm माना है, ठीक है। तो अब बार का लिखिए, क्या होगा, π/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई एएसटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है आपको 198। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 253.86 mm, ठीक है। तो हमने इसको अप्रोक्स ले लिया है 250 mm, 250 mm हमने अप्रोक्स ले लिया है। तो ये हुआ आपका स्पेसिंग। तो चेक फॉर स्पेसिंग कीजिए। स्पेसिंग के लिए चेक उसमें जैसे लगाते थे, मेन के लिए चेक लगाए थे वैसे ही इसमें चेक लगाए। तो इसका स्पेसिंग के लिए चेक के लिए हमने बताया था कि स्पेसिंग शुड नॉट बी मोर देन मिनिमम ऑफ, पहला क्या था 5D और 450, ये दोनों में जो मिनिमम होगा उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका स्पेसिंग। तो आपका 5D का क्या हो जाएगा 4 इंटू
140, ये 70 आता है 700 mm। ये है आपका 450, दोनों में मिनिमम ये आया, तो इससे भी मिनिमम है मेरा, हाँ सही है। तो यहां पर लिख सकते हैं कैलकुलेटेड स्पेसिंग इज लेस देन 450 mm, हेंस ओके। अब आपका यहाँ स्लैब डिजाइन हो गया। इतना आप केवल स्लैब डिजाइन किए हैं। अब क्या करना है आपको, आप जितना भी आप ये सब किए हैं ये आपका स्लैब का डिजाइन में चला गया, मतलब स्टेप 8 तक आपका केवल स्लैब डिजाइन हुआ है। अब आपको केवल करना है चेक। तो पहला नंबर में सीयर चेक हमने बताया, उसके बाद डिफ्लेक्शन चेक बताया, उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ का चेक बताया, लास्ट में आप रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते। तो कम से कम आपको 1 या 2 3 चेक आपको लगाना है। कम से कम 1 चेक तो आप लगाइए ही लगाइए, अगर आपके पास टाइम कम है तब, नहीं तो 2 चेक लगाइए या फिर 3 चेक लगाइए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे चेक में। चलिए स्टेप, कौन सा स्टेप, स्टेप 8 तक हो गया था। स्टेप 9 में हम लोग चलते हैं। अगर स्टेप का नंबरिंग गड़बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम जो कैलकुलेशन आप जो बता रहे हैं ये आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग आपको सारा चीज करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है नोट्स में एक आध क्वेश्चन और मिल जाए, संभावना है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मिल ही जाएगा, ठीक है। तो आप बुक से खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक ही क्वेश्चन में हम आप सारा चीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कैलकुलेशन में भले इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन आपका प्रोसेस स्टेप एकदम बिल्कुल सही है। आप स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका कैलकुलेशन अगर जिस तरह से चाहता है उस तरह से सॉल्व करते जाइए। तो स्टेप 9 में हम क्या करते हैं, चेक फॉर सीयर। चेक फॉर सीयर, सीयर के हमने शेयर के लिए हमने चेक किया। तो क्या चेक किया भाई, इसके लिए पहले आप निकालिए सीयर फोर्स। सीयर फोर्स यानी कि VU। तो VU बराबर आपको निकालने के लिए पता होगा कि जब सिंपली सपोर्टेड होता था बीम तो आपका शियर फोर्स मैक्सिमम कहां होता था, सपोर्ट पे। और सपोर्ट पे शियर फोर्स अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स कितना होता था, लोड हो जाता था W इंटू एल। और 2 पार्ट में 2 रिएक्शन है तो बाई 2, और यहाँ WL/2 यही रिएक्शन होता था। तो सपोर्ट पर शियर फोर्स कितना हुआ, WL/2। तो यहाँ पर W क्या है, WU है, अल्टीमेट है यानी फैक्टर्ड है, डिजाइन है। एल क्या है यहाँ पर क्लियर स्पैन लेते थे। यहाँ पर आपको याद होगा कि जब एल वैल्यू लेते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियर लेते थे, तो यहाँ पर एल क्लियर लेना पड़ेगा अब बाई 2। चलिए यहाँ ये नहीं कि यहाँ पर एल इफेक्टिव यूज कर लीजिएगा, नहीं, एल क्लियर होगा। WU का वैल्यू आपको पता है कितना है, 13.687 इंटू एल इफेक्टिव, एल कितना था क्लियर, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। हाँ इसको कैलकुलेट कीजिएगा आता है आपका 23.95 किलो न्यूटन, ठीक है। जब VU आपको पता चल गया, हमने क्या बताया था शियर फोर्स में कि आपको टाउ भी पता करना है और टाउ सी पता करना है। तो टाउ भी का वैल्यू टाउ सी से कम होना चाहिए। तो टाउ भी निकालने के लिए हम लोग को पहले निकालना पड़ा VU। तो अब निकालिए टाउ भी, यानी कि टाउ भी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल शियर स्ट्रेस। इसको हमने डिनोट किया टाउ भी से। इसके लिए फॉर्मूला होता है VU/BD। VU मतलब शियर फोर्स बाई एरिया, शियर फोर्स बाई एरिया तो स्ट्रेस हो गया। तो शियर फोर्स कितना है आपका 23.95, इसको आप न्यूटन में चेंज कीजिएगा तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई बी कितना है आपका 1000 इंटू डी कितना है 140। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा नॉमिनल शियर स्ट्रेस 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 0.1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखिए आपको टाउ भी पता चल गया, यहां से आपको टाउ भी पता चल गया। तो टाउ सी का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा कोड। टाउ सी का वैल्यू आपको निकालना, तो टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए टाउ सी है क्या, तो पहले यहां पर लिखे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम लोग टाउसी से डिनोट करते हैं। टाउसी का जब वैल्यू आप निकालिएगा कोड में तो वो देता है
आपका परसेंटेज ऑफ स्टील और आप कितना ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं कि M20 यूज कर रहे हो या 15 यूज कर रहे हैं, तो दोनों में आप कौन सा कंक्रीट यूज कर रहे हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देता था। इसके लिए आपको पहले परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा, उसके बाद देखना पड़ेगा किस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो पहले आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकालिए, PT बराबर कितना होगा, हमने बताया था कि 100 AST बाई BD होता है, 100 AST बाई BD, तो 100 इंटू AST। तो आपको ये पता होगा कि अभी हमने बताया था कि जो शियर फोर्स का वैल्यू लिखे हैं आप कहाँ लिखे हैं, सपोर्ट पे लिखे हैं। तो जब सपोर्ट पर बात हो रही है, देखिए ये सेक्शन है आपका, इस तरह से बेंट किया गया है बार, तो सपोर्ट पर अल्टरनेट बार बेंट अप किया गया, जैसे एक बार स्ट्रेट था, फिर अगला बार बेंट अप था, फिर अगला बार इस तरफ से बेंट अप रहेगा, मतलब अल्टरनेट बार, एक बार सीधा है एक बार बेंट अप किया गया, तो मतलब आधा बार ऊपर जाएगा आधा बार नीचे रहेगा। तो सपोर्ट पर बार आपका कितना हो जाएगा, जितना भी बार आप लगाइए, जैसे AST बार अगर आप लगाए हैं पूरा में, तो AST बाई 2 मतलब आधा बार आपका बेंट अप होकर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आधा बार ही आपका नीचे बचेगा। तो इसलिए AST कितना हो जाएगा 485 बाई 2 डिवाइडेड बाई B है आपका 1000 इंटू D आपका कितना हो जाएगा 140। इसको कैलकुलेट कीजिए आप, तो ये वैल्यू आया है 0.17%। सपोर्ट पर AST बाई 2 हो जाएगा, यहां पर AST बाई 2 हो जाएगा सपोर्ट पे। चलिए तो आप लिखेगा 4 PT, परसेंटेज ऑफ स्टील कितना है 0.17%, एंड हमने M20 कंक्रीट यूज किया था। फॉर M20 कंक्रीट के लिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो आपका टाउभी का वैल्यू है, जो टाउसी का वैल्यू है कितना आता है। तो ये हम लोग चलते हैं IS कोड में, तो आपको IS कोड के कितना नंबर पेज मिल जाएगा, IS कोड के पेज नंबर 23 टेबल नंबर 19 में मिलेगा आपको। हाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 23 है आपका, टेबल नंबर 19 है, तो यहाँ पर आप देखिएगा परसेंटेज ऑफ स्टील आपका आया है 0.17%। अगर आपको दिख रहा होगा तब ये है 1.5, सबसे ऊपर है 0.15, उससे नीचे 0.25 है, मतलब दोनों के बीच में है। इसी तरह से M20 के नीचे जाइए 0.28 और 0.36 के बीच में, मतलब कि अगर इस तरह से कुछ 0.15 और 0.25, इधर है 0.28 और इधर है 0.36, मतलब कि अगर मेरा परसेंटेज ऑफ स्टील बीच वाला आया है, तो यहाँ पर भी आपका जो टाउसी का वैल्यू आएगा बीच में आएगा। तो टाउसी का वैल्यू आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, किस तरह से आपको निकालना होगा, इंटरपोलेट करके, जो जैसा हमने डब्ल्यू में बताया था कि इंटरपोलेट करके वैल्यू कैसे निकालते हैं FS का, उसी तरह से इसमें हम इंटरपोलेट करके निकाल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तब, नहीं है तो आप डायरेक्ट अप्रॉक्स वैल्यू लीजिए। तो हमने अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया है कि अगर यहाँ पर 0.17 है तो डिफरेंस अगर 5 है तो 2 हुआ, मतलब आधा, लगभग 2.5 का मतलब लगभग आधा, तो इधर भी ले लीजिए, हमने 0.32 ले लिया है। टाउसी का वैल्यू हमने अप्रोक्स ले लिया है 0.32, ठीक है, जब इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कहां से लिया, कोड से, आप यहां पर लिख लीजिए। पेज नंबर 73 टेबल नंबर 19 से लिया। ये कोड आपको एग्जाम में अलाउ रहेगा, आप एग्जाम में इसको लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ से आपने टाउसी का वैल्यू लिख लिया है, लेकिन क्या होता है कि जब आप स्लैब यूज कर रहे हैं तो टाउसी का वैल्यू जो होता है मॉडिफाइड किया जाता है, यानी कि टाउसी बराबर हो जाएगा, टाउसी फॉर स्लैब के लिए क्या किया जाता है कि मॉडिफाई किया जाता है, मतलब K इंटू टाउसी यूज किया जाता है, ठीक है। तो K इंटू टाउसी, तो K का वैल्यू कहाँ क्या होगा, तो इसके लिए आप चल जाइए कोड के एक पेज पीछे, यानी पेज नंबर 72 पे चल जाइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि डेप्थ के हिसाब से दिया हुआ है आपका स्लैब का वैल्यू। तो जब आपका डेप्थ है आपका 175, ओवरऑल डेप्थ है तो 165 मेरा है डेप्थ, तो 175 है ये, इधर है 150, मेरा है 165, तो ये दोनों के बीच में लाई करेगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपका K का वैल्यू दिया है 1.25 है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया है 1.30, तो इसके बीच में वैल्यू कोई ले लीजिए। तो हमने लिया है 1.27, हमने जो वैल्यू लिया है K का 1.27 लेकर आगे सॉल्व किया है, या तो फिर आप इंटरपोलेट करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। इंटरपोलेट करने के बाद आपका K का वैल्यू आएगा,
तो 1.27 आई इंटू टाउ सी का वैल्यू कितना हमने निकाला है 0.32। आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आपका टाउ सी का वैल्यू आएगा 0.406 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतना वैल्यू आया आपका टाउ सी का। जब टाउ सी का वैल्यू इतना आया तो हमने कहा था कि जो टाउ सी का वैल्यू है टाउ भी से बड़ा आना चाहिए, यानी कि टाउ भी का वैल्यू जो होना चाहिए, टाउ भी का वैल्यू कितना आया है 0.17 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इधर टाउ सी का जो वैल्यू आया आपका कितना है 0.406 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है, टाउ सी का वैल्यू, ये टाउ भी है, हाँ सॉरी, टाउ भी का वैल्यू इज लेस देन टाउ भी इज लेस देन टाउ सी। तो मेरा सही है कंडीशन। हमने इसी के लिए हम डिजाइन किए थे, चेक जो लगा रहे थे शुरू में हमने बताया था कि टाउ भी का जो वैल्यू होना चाहिए टाउ सी से कम है, मतलब कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो एक्सटर्नल लोड के कारण जो शियर स्ट्रेस आ रहा है वो कम है किससे, कंक्रीट से। कंक्रीट में का जो अपना पावर है, अपना जो शियर स्ट्रेस कैरी करने का जो क्षमता है उससे कम में है। तो क्या मेरा बीम सेफ है या फिर स्लैब सेफ है, तो हाँ सेफ है। तो यहाँ पर लिखिए हेंस ओके, ठीक है। तो ये आप जब शियर फोर्स है, शियर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ वाला चैप्टर पढ़ाते तो बढ़िया से क्लियर हो जाता। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ से देख लीजिए, जब रट्टी लीजिए नहीं हो रहा था, शियर फोर्स निकालिए, उसके बाद टाउ भी का वैल्यू निकालिए। टाउ भी मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस VU/BT। जब निकाल दिए तो टाउ सी का वैल्यू निकालने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना होगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालिए, कहाँ सपोर्ट पे। परसेंटेज ऑफ स्टील जितना भी आएगा, जो स्टील आएगा यहाँ पर AST का वैल्यू आधा हो जाएगा, क्योंकि सपोर्ट पर बेंट अप हो जाता है आधा बार। किस केस में, सिंपली सपोर्टेड केस में। अगर यही आपका कैंटिलीवर में होता तो बेंट अप नहीं होता है वहां पर। तो जब बेंट अप नहीं होता तो पूरा AST यूज करते। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड केस में जब बेंट अप होता है तो अल्टरनेट बार बचता है, यानी कि आधा बार बचेगा, तो आधा बार बचेगा। तो आधा बार के लिए आप शियर फोर्स का निकालिए वैल्यू, PT का वैल्यू निकाल दिए M20 के लिए, टाउ सी का वैल्यू निकालेंगे इंटरपोलेट करके। K का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोड से हम बता दिए। कितना नंबर पेज, ये पेज नंबर K का वैल्यू के लिए आपको पेज नंबर 72 देखिएगा। डेप्थ के अनुसार दिया हुआ है K का वैल्यू, ठीक है। स्लैब के लिए मॉडिफाई किया जाता है K का वैल्यू। जब यही बीम होता तो K हम यूज नहीं करते, डायरेक्ट यही टाउ सी का वैल्यू यूज कर लेते। अगर ये स्लैब है तो ये चीज यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने शियर चेक कर लिया। जब शियर चेक कर लिया तो अब बचा है कौन कौन सा, एक डिफ्लेक्शन चेक और एक डेवलपमेंट चेक। चलिए स्टेप 10 में हम लोग देखते हैं। स्टेप 10 में चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल, ठीक है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल। तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल का चेक करने के लिए भी IS कोड का जरूरत पड़ता है। तो इसमें भी पहले आप क्या कीजिए कि परसेंटेज ऑफ स्टील निकालिए, PT निकालिए। इसमें भी PT का जरूरत पड़ेगा पहले। तो आपने PT कहिएगा कि सर पिछड़ का जो PT निकाले थे वो भी काम चल जाएगा, तो नहीं। यहाँ पर जब आप डिफ्लेक्शन चेक कीजिएगा तो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, अगर बीम सिंपली सपोर्टेड होता तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहाँ होता, सपोर्ट पे ना। तो ये सिंपली सपोर्टेड तो मैक्सिमम सपोर्ट पे आता था, सॉरी मिड पे आता था, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिड पे होगा। तो हम लोग जो डिफ्लेक्शन चेक करेंगे मिड पर ही चेक करेंगे। शियर कहाँ चेक किए, सपोर्ट पे, इसलिए जितना हम AST प्रोवाइड किए थे उसका आधा हो गया था। यहाँ पर जो हमने AST जो यूज करूंगा, पूरा AST जितना AST है सब यूज करेगा, मतलब कि यहाँ पर AST बराबर AST होगा, फुल AST। ऐसा नहीं कि आधा कर दीजिएगा। सपोर्ट में हम लोग डिफ्लेक्शन नहीं चेक कर रहे हैं, हम लोग मिड पे चेक कर रहे हैं। तो जब मिड पर चेक कर रहे हैं तो कीजिए, क्या होता था 100 AST/BD। तो 100 इंटू AST कितना होता था 485/B होता था 1000 इंटू D होता था 165। इसका वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तब आएगा 140। जब इसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ये आया 0.34%। इतना AST आया है। तो FS का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए आप। FS का वैल्यू आपको ये कहां से निकालना है, फॉर्मूला जो आएगा पेज नंबर 38। FS का जो फॉर्मूला हम देने जा रहे हैं ये पेज नंबर आपको IS कोड के पेज नंबर 38 में मिलेगा। तो 38 पेज नंबर में आप चले जाइए, आपको दिखेगा। देखिए यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा 38 में FS का फॉर्मूला दिया हुआ नीचे 0.58 FY
इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। यानी एफएस का फॉर्मूला क्या हो गया, 0.58 FY इंटू AST क्या रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय AST प्रोवाइडेड। ठीक है, हमने क्या किया 0.58 इंटू 415 एंड AST रिक्वायर्ड कितना था, हमने AST कैलकुलेट करके AST जो मेन आया था कितना AST आया था आपका 483 पॉइंट समथिंग आया था ना, 483.34 डिवाइडेड बाय 485 हमने प्रोवाइड किया था। हमको इतना ही जरूरत था लेकिन हमने प्रोवाइड इतना किया था। जब आप प्रोवाइड किए हैं तो इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आया है 238.38 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तब इतना आया एफएस का वैल्यू। तो देखिएगा जब आप एक फैक्टर यहाँ पर निकलेगा, ये सारा चीज हम क्यों कर रहे हैं, एक मॉडिफिकेशन फैक्टर। जब हमने बताया था, जब आपको प्रोसेस स्टेप बता रहे थे तो हमने बताया था कि डी बराबर जो होता था स्पैन बाई बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। ये चीज रियल में होता था, लेकिन हमने कहा था कि L/D का रेशियो डायरेक्ट आप कर लीजिए 25 से 30, ये ऑलरेडी मॉडिफाइड है, हमने ये कहा था। लेकिन एक्चुअल में ये चीज होता था, तो हमको यही मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो इस मॉडिफिकेशन फैक्टर का जो वैल्यू जो दिया हुआ है आपका कोड में, तो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ स्टील और एफएस का कॉरेस्पॉन्डिंग दिया था। परसेंटेज ऑफ स्टील तो हमने निकाल लिया, एफएस का वैल्यू भी हमने निकाल लिया, किसके थ्रू, इस कोड में जो फॉर्मूला दिया हुआ था पेज नंबर 38 में, उसके हिसाब से। और तब अब देखते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो देखिएगा आपको ये ग्राफ जो दिख रहा होगा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा एफएस का वैल्यू 240 mm है। ठीक है, सबसे नीचे है 290, उससे ऊपर है 240, तो मतलब 240 से थोड़ा सा ऊपर होगा 238 पॉइंट समथिंग, ये 238 पॉइंट समथिंग। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चलते चल जाइए। नीचे है परसेंटेज ऑफ स्टील एक्स एक्सिस पर, तो परसेंटेज ऑफ स्टील है 0.35 है, 0.35। तो मतलब कि ये होगा एक लाइन छोड़ के इधर से आधा पे, तो आधा पे चले जाइए आप 0.23, तो आपका चल जाएगा ये वैल्यू लगभग 1.5 के आसपास। मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आपका, अप्रोक्स देख लीजिएगा, नहीं तो आप अगर आप चाहते हैं तो इंटरपोलेट करके वैल्यू निकालिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर देखिएगा इसके सामने से वैल्यू जाइए, जितना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील है उसके सामने जाइए, और ये जो वैल्यू चल रहा है आपका एफएस का वैल्यू जो तिरछा तिरछा दिख रहा है, घूम जा रहा है आगे जाके, तो उसके हिसाब से आप जब निकालिएगा अप्रोक्स वैल्यू, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर का जो वैल्यू आया है, मॉडिफिकेशन फैक्टर का जो वैल्यू आएगा आप कितना आएगा, हमने लिया है 1.5। ठीक है, तो अब L/D का जो रेशियो देखिए, L/D ये कितना है, ये मैक्सिमम वैल्यू देता है हमेशा। तो L/D का जो मैक्सिमम वैल्यू आया है कितना आया है, बेसिक वैल्यू हमने बताया था क्या कि D बराबर आपका होता है कि स्पैन अब बाई बेसिक वैल्यू। तो सिंपली सपोर्टेड केस में बेसिक वैल्यू कितना होता था 20, 7 20 26 वाला था सिंपली सपोर्टेड में 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, L/D का रेशियो ना, तो L/D यानी स्पैन L है आपका और D ये है, तो D नीचे जाएगा, तो यानी कि 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर अब बराबर L/D। तो यही L/D का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो L/D के लिए 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर MF। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए निकालिए आप 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको कितना है 1.5, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 30 इतना आया है आपका 30 आया है L/D का वैल्यू 30, हाँ केवल 30 आएगा L/D का वैल्यू, यानी कि L/D मैक्स जो आया है L/D मैक्स जो आया है कितना आया है 30। हमने L/D जो प्रोवाइड किया था, देखिए जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप लोग लिखिएगा।
एल बाई डी का वैल्यू हमने प्रोवाइड कितना किया था, अगर ये एल का वैल्यू कितना था 3500 और डिवाइडेड बाई डी का वैल्यू कितना था 140, तो आया था लगभग 25, यानी 25 ही लेके एल बराबर डी बराबर एल बाई 25 करके हमने बनाए थे। हाँ, तो यही चीज आया था। जब अब 25 आया है, हमने प्रोवाइड किया है 25 और सबसे ज्यादा मैक्सिमम आया है 30, तो यहां पर आप लिख दीजिए कि एल बाई डी प्रोवाइडेड इज लेस देन एल बाई डी मैक्स। तो क्या यही कंडीशन था? तो यस, तो हेंस लिख दीजिए, हेंस ओके। देखिए दो गो चेक हमने कर दिया। इस चेक के लिए हमने क्या किया, हमको चाहिए मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू जो कोड में दिया हुआ किसके किसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ स्टील और एफएस के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ स्टील में एएसटी जो यूज किया है, मीट पर हमने ये डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं तो मीट पर एएसटी पूरा यूज होगा, तो एएसटी का वैल्यू 485 दे दिया हमने, परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लिया। एफएस का वैल्यू आपको कैलकुलेट किया, एएसटी रिक्वायर्ड एएसटी प्रोवाइडेड करके, इतना फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ है कोड में उसके हिसाब से पेज नंबर 38 पर देखेगा। मॉडिफिकेशन फैक्टर का वैल्यू उस ग्राफ से निकाला है, ग्राफ से आपका अप्रोक्स वैल्यू 1.5 हमने लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने निकाल दिया, तो 30 आया। और 30 आने के बाद हमने चेक किया कि एल बाई डी का जो मैक्स का जो वैल्यू आया है 30 आया है, एल बाई डी जो प्रोवाइड किए थे हमने 25 प्रोवाइड किया था, तो जो प्रोवाइड किए थे वो कम है और जो आया है मैक्सिमम वो ज्यादा है, तो मेरा यही कंडीशन था, तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो आपका चेक फॉर डिफ्लेक्शन कंट्रोल सही है, हो गया चेक। अब अगला लास्ट चेक है आपका चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चलिए स्टेप 11 में हम लोग देखते हैं, एक चेक लास्ट बचा हुआ है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, DEVELOPMENT डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। तो इस चेक में कैसा कंडीशन भाई सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो जो एल बाई एल डी जो वैल्यू है एल डी वो शुड बी लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए किससे, M1 बाई वी यू प्लस एल नॉट से। ठीक है, तो हमको तो पहले एल बाई एल डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अब एल डी का वैल्यू आप निकालिए, पहले ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो M1 का पहले हमने वैल्यू निकाला, तो M1 का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। डेवलपमेंट लेंथ पहले समझिए होता क्या है, तो जब आपका मान लीजिए कि ये बीम है या फिर इस तरह का, ये आपका सिंपली सपोर्टेड केस में इस तरह से, तो जो बार आपका अंदर आता है, ये बार कितना अंदर आना चाहिए, यही जो आपका लेंथ होता है, इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। एंकरेज प्रोवाइड करने के लिए, बॉन्ड प्रोवाइड करने के लिए इस बार को आप कितना अंदर घुसाइएगा, या फिर मोड़ना भी पड़ेगा, कितना मोड़ना पड़ेगा, 90 डिग्री का बेंड देना पड़ेगा या 180 डिग्री का बेंड देना पड़ेगा। इस चीज को जो इतना लेंथ जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसी लेंथ को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, इसके लिए हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर जो M1 का वैल्यू आएगा, M1 का वैल्यू कोड से आएगा, तो कोड का पेज नंबर जो आप देखिएगा, पेज नंबर 96 में फॉर्मूला नंबर बी दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला नंबर बी दिया हुआ है पेज नंबर 96 में, MU बराबर, तो MU बराबर आपका फॉर्मूला जो दिया हुआ है 0.87 FY AST 0.87 FY AST into D 1 minus AST FY by BD FC के, ये वैल्यू आपको, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यहां से वैल्यू पुट कीजिएगा। देखिए डेवलपमेंट लेंथ भी हम लोग सपोर्ट पर ही निकाल रहे हैं, तो सपोर्ट पर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है एएसटी कितना हो जाएगा, आधा का है कि सपोर्ट पर कितना आपका एएसटी है, आधा है ना, तो आधा हो जाएगा एएसटी। तो वैल्यू पुट कीजिए 0.87 इंटू 415 इंटू एएसटी कितना हो जाएगा 485/2 कीजिएगा, तो हो जाएगा आपका 242.5 इंटू डी 140, 1 माइनस एएसटी हो जाएगा 242.5 इंटू FY 415 डिवाइडेड बाई बी 1000 इंटू डी 140 इंटू FC के 20, ये सारा चीज। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप
तो कैलकुलेट करने पे आया है 11817083.57 इतना क्या आएगा, न्यूटन mm आएगा। ठीक है, तो VU का वैल्यू निकालिए। तो VU यानी शियर फोर्स का आपने वैल्यू निकाल चुका है। पीछे वाला जब शियर चेक कर रहे थे तो VU का वैल्यू आपने निकाला था 23.95 इंटू 10⁻³ न्यूटन था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, हम नो यूजिंग नो हुक्स। जब हुक्स यूज नहीं करेंगे तो L0 का वैल्यू जो होगा 0 होगा। जब आप एस्टिमेटिंग कोस्टिंग या फिर जो भी आपने पहले पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब 90 डिग्री बेंट होता था, जब बार आपका 90 डिग्री बेंट होता था तो क्या होता था, ये सर्कुलर टाइप का होता है यहाँ कॉर्नर पे। जब 90 डिग्री बेंट होता था तो 8 डाया बढ़ता था, डेवलपमेंट लेंथ 8 डाया होता था। L0 का वैल्यू 8 डाया होता था। वही अगर 180 डिग्री बेंट होता था तो 16 डाया होता था। इस तरह से बढ़ता जाता था। तो यहाँ पर हम हुक्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हुक प्रोवाइड नहीं करेंगे तो L0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो आप ये वैल्यू निकालिए m1/VU प्लस L0, यानी इधर वाला वैल्यू आप हमने कैलकुलेट कर रहा है। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 11817083.57 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 493 mm, 493 mm। वही वैल्यू अब आप क्या कीजिए, जब ये वैल्यू आपका कितना आया, ये आया आपका राइट साइड वाला वैल्यू, तो LD का भी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो LD का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो LD का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो LD बराबर फॉर्मूला होता है 0.87 FY बाई टाउ BD, 4 टाउ BD। ठीक है, ये फॉर्मूला कितना नंबर पेज में है, ये पेज नंबर 42 का क्लाउज नंबर यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये पेज नंबर 42 क्लाउज नंबर 26.2.1, ये क्लाउज नंबर इतना का है फॉर्मूला, देख लीजिएगा आप लोग। तो 0.87 इंटू FY 415 है इंटू 5 डाया कितना आप यूज किए हैं 10 mm, 10 लिखे यहाँ पर, डाया ऑफ बार 10 हो गया। अब 4 इंटू टाउ BD, देखिए टाउ BD का वैल्यू आपको कोड से मिलेगा। तो अभी हमने कितना नंबर को पेज नंबर बताया 42, 42। तो 42 में आप जाइए, अब कोड का जरूरत समझ में आ रहा है, यही है कोड का जरूरत। हर एक वैल्यू आपको कोड से ही मिलेगा। जब आप शियर बॉन्ड डेवलपमेंट लेंथ पढ़ते तो समझिए तो कोड पूरा कोडे पर बेस्ड था, समझिए वो कोडे है, ये है वो चैप्टर पूरा। तो वहां सब्जेक्टिव भी पूछता है एकदम SSC में एकदम खड़े खड़े पूछ देगा, गेट में भी पूछ देगा। तो यहाँ पर देखिएगा टाउ BD का जब वैल्यू निकालिएगा तो यह देखिए LD का फॉर्मूला दिया हुआ है। टाउ BD का वैल्यू निकालने के लिए आप अगला देखिए टेबल, अगला पेज नंबर तो पेज नंबर 43 में जब आप देखिएगा तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अनुसार से टाउ BD का वैल्यू दिया हुआ था। ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने यूज किया है M20, तो टाउ BD का वैल्यू दिया है 1.2, तो टाउ BD का वैल्यू 1.2 डालिए। तो क्या ये हो गया, नहीं हुआ है अभी। आगे नीचे पढ़िएगा थोड़ा सा, उसी में जस्ट एक लाइन नीचे तो लिखा हुआ है फॉर्म्ड बार कन्फर्मिंग टू IS 1786 दिस वैल्यू शैल बी इंक्रीज्ड बाय 60%। मतलब कि इसी वैल्यू जो 1.2 हम दिए हैं उसी वैल्यू को 60% इंक्रीज कर दिया जाए। कब, जब आप HYSD बार यूज कर रहे हैं तब, यानी कि जब डेफॉर्म्ड बार, डेफॉर्म्ड कहने का मतलब कि अगर बार इस तरह से है, इस तरफ से आप देखिएगा आजकल जो बार होता है यूज होता है वो इस तरह से डेफॉर्म्ड होता है, मतलब उस पर रिप बना हुआ होता है। पहले बार होता था एकदम प्लेन माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए वैल्यू दिया हुआ है 1.2, और जितना वैल्यू दिया हुआ माइल्ड स्टील के लिए दिया हुआ है। जब आप डेफॉर्म्ड बार यूज कीजिएगा तो उसको 60% बढ़ा देंगे। तो 60% बढ़ाने का मतलब 1.6 से गुना कर दीजिए, तो कर दिया हम गुना। अब देखिए आप यहाँ का LD का वैल्यू आएगा, तो LD का वैल्यू जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 470.11 mm आएगा। ठीक है, 470.11 mm आएगा। तो 470.11 mm आया है। अब चेक कीजिए कि क्या जो LD का वैल्यू है लेस देन है इतना से, तो हाँ ये 493 आया है, ये 470 है। यहाँ पर लिखिए
कि चूंकि एल डी इज लेस देन m1 बाई वी यू प्लस एल नॉट, सही है, सही है। तो यहाँ पर लिखिए हेंस ओके, आपका चेक हो गया सही। इसमें भी हमने क्या किया कि पहले एल डी का वैल्यू आए, ये वैल्यू निकालना होगा। तो m1 कहाँ निकाला, सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे ST/2 आधा हो जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कोड से, कोड नंबर, पेज नंबर आपको हमने बताया था शायद 38 था, 96 था, 96 से ये फॉर्मूला आया। फॉर्मूला आने के बाद ये चीज हमने VU पहले से निकाली है। VU क्या है, शियर फोर्स है, डिजाइन शियर फोर्स है। हुक्स नहीं यूज कर रहे, तेल नॉट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर देखिए, अगर ये वैल्यू मतलब कि ये वाला वैल्यू अगर लेस आ जा रहा है तो क्या कीजिए कि एल नॉट यानी हुक्स प्रोवाइड कीजिए। आप प्रोवाइड करके देखिए कि हम कितना डिग्री का हुक्स प्रोवाइड करना है, 90 डिग्री बेंड करना है या फिर 180 डिग्री बेंड। मतलब एलडी जो है हमेशा लेस करवाना ही है, इतना से एलडी लेस करवाना ही है, चाहे एल नॉट का वैल्यू हुक्स प्रोवाइड कर दे। देखिएगा यही जो क्वेश्चन है, जो अभी हम क्वेश्चन करवाए हैं आपको, जब हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरह से डिजाइन किए हैं। उसमें क्या हुआ है कि ये वाला वैल्यू जो है लेस हो गया, तो हमने क्या किया, हुक्स प्रोवाइड किया है। तो वो भी क्वेश्चन आपको दे देंगे, वो खुद से बनाइएगा, वो उस तरह से डिजाइन आप देख लीजिएगा, देखिएगा एनालिसिस करके क्या आता है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हमने दो तरह से डिजाइन किया, एक तो आपको बताया, एक आपको नोट्स में मिल जाएगा, दोनों मिल जाएगा आपको नोट्स में, ठीक है। तो आप एनालाइज करके देखिएगा। हमने जो बताया है कि डिजाइन कभी किसी का गलत नहीं होता है, बशर्ते कि अगर वो स्टेप सही से फॉलो किया है तब, ठीक है। तो आप उस डिजाइन को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिजाइन 2-3 तरह से भी हो सकता है। तो वो चीज आप लोग देख लीजिएगा। अब है आपका एक और स्टेप बचा हुआ है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। भले एक आध चेक छोड़ सकते हैं, लेकिन रेनफोर्समेंट डिटेलिंग नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो स्टेप 12 में देखिए आप कि एक है रेनफोर्समेंट डिटेलिंग। ये सर ये चीज आपका लास्ट है। तो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में हम क्या करेंगे, किस तरह से आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कराए हैं ये खाली दिखा देना, ये एकदम लास्ट है। एकदम सीट गर्म करके बैठे रहिए अभी थोड़ा देर और। देखिए हमने यहाँ पर बियरिंग जो लिया है 300 mm लिया है, तो दिखा दीजिए सारा डायमेंशन आपको दिखाना। देखिए यहाँ पर सारा चीज हम mm में दिखाएंगे, तो mm लिखेंगे नहीं यहाँ पर डायरेक्ट फिगर के नीचे लिख दीजिएगा ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो ये वाला वैल्यू भी 300 mm हो गया, ठीक है। अब बार जब प्रोवाइड कर रहे हैं तो बार देखिए हम इस तरह से प्रोवाइड किया हमने कि ये आपका टेंशन एंड एनफोर्समेंट है। ये बार जो हमने प्रोवाइड किया ये मैंने बेंट कर दिया है, ठीक है। आपका मेन स्टील है ये जो आप देख रहे हैं मेन स्टील है। देखिए बार बेंटअप कैसे होता है पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका स्लैब है, ये स्लैब का सेक्शन है, इस फिगर को बना नहीं रहे हैं, बस समझने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक स्लैब का बार इधर है, सपोर्ट इधर है, एक साइड इधर सपोर्ट है और एक साइड इधर सपोर्ट है। जो हमने बार बेंटअप किया है इस तरह से, एक बार गया सीधे, उसके बाद इसको बेंटअप कर दिया गया, ठीक है। अब इधर से जो अगला बार आएगा इसको यहाँ पर बेंटअप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बार जाएगा यहाँ से ये इधर, मतलब अल्टरनेट करके बेंट होते जाएगा। अल्टरनेट से एक बार इधर बेंट होगा तो एक बार इस सपोर्ट पे, एक बार उस सपोर्ट पे, फिर अगला बार इस सपोर्ट पे, मतलब हर एक बार बेंट अप होते जाएगा। मतलब कि सपोर्ट पे हमेशा आधा बार बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से बार बेंट अप हुआ है। तो वही आपका ये जो शॉर्टर स्पैन, ये कितना आप दिखा रहा है, ये डायमेंशन जो है 3500 दिखा रहा है, 3.5 मीटर वाला जो स्पैन था वो दिखा रहा है। ये सपोर्ट का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर हमने दिखाया था कि ये बेंट करते हैं L/7 पर, लेकिन कहाँ से, सेंटर ऑफ सपोर्ट से L/7 होता था। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था आया था 370। देखिएगा जब आप मेन एनफोर्समेंट जब आप बेंट किए हैं तो ओड करके लिखे हैं वहां पर कि 520, यहाँ से 520 आता था, लेकिन 150 घटाने के बाद आपका 370 mm आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बेंट कर दिया। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो लगाइएगा, ऊपर मिनिमम 2 गो स्टील लगाया जाता है, ऊपर मिनिमम 2 स्टील लगाइए, इधर लगाइए स्टील, ये हो गया। तो आपका मेन स्टील जो हुआ ये वाला हुआ, जो रेड कलर का जो दिख रहा है मेन स्टील दिख रहा है, ये जो रेड वाला दिख रहा है मेन स्टील,
तो मेन स्टील लगाए हम लोग 10 mm डाया बार का, 10 mm डाया एट द रेट ऑफ कितना mm सेंटर टू सेंटर, 160 mm सेंटर टू सेंटर। सही है, हाँ सही है। अब जो देखिए यहाँ पर जो बार, ये जो अल्टरनेट बार बेंटअप किया गया है, तो ये भी मेन बार ही है, लेकिन ये 10 mm डाया बार है, 10 mm डाया बार एट द रेट कितना एम सेंटर टू सेंटर, तो हर एक बार अल्टरनेट करके बेंट हो रहा है, तो इसमें हर एक जो मिड पर है वो बार 160 एम सेंटर टू सेंटर है, लेकिन ये एक सीधा जाएगा, फिर अगला बार जब बेंट अप होगा तो एक गैप हो जाएगा, तो गैप होने के बाद 160 है, 160 जैसे मान के चलिए कि ये आपका स्लैब है, ये बार आपका इधर से बेंट हुआ, ये बार ऐसे गया, फिर ये, तो ये दोनों के बीच में स्पेसिंग कितना हुआ, ये 160 इतना था, फिर ये 160 इतना था, लेकिन दोनों के मिलकर कितना हो गया, जो बेंटअप वाला पोर्शन है एक साइड में, तो 320 mm सेंटर टू सेंटर। समझ में आया, इधर भी वही हाल हो जाएगा, 10 mm डाया एट द रेट 320 mm सेंटर टू सेंटर। और ये जो है आपका जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये है आपका 8 mm डाया बार एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर, यही है शायद, आप लोग देख लीजिएगा अपने कैलकुलेशन में। हाँ, यहाँ पर जो ओवरऑल डेप्थ हमने प्रोवाइड किया था, ओवरऑल डेप्थ ये कितना था 165 mm, लेकिन वही इफेक्टिव डेप्थ हमने प्रोवाइड किया था स्मॉल डी, ये कितना प्रोवाइड किया था भाई, तो ये था 140 mm, और कुछ छूटा हुआ है। हाँ देखिए, ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग में हम लोग देखा देते हैं एक चीज और, कि बार किस तरह से बेंटअप हुआ है। जैसे मान के चलिए ये बार हमने इस तरफ बेंट किया है, इस तरफ से, ठीक है, तो ये अगर फेस ऑफ सपोर्ट ये वाला है, फेस ऑफ सपोर्ट ये वाला है, तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, यही 370 mm दिख रहा है। इधर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो बार बेंटअप होगा, तो ये वाला तो इधर सीधा आएगा, यहां से हमने बार बेंटअप कर दिया, तो ये फेस ऑफ सपोर्ट ये वाला है, तो इधर वाला डायमेंशन कितना हो जाएगा, ये वाला 370 mm, 370 mm, ठीक है। तो ये चीज हो गया, आप दिखा सकते हैं, ये भी आपका बार जो है 10 mm डाया बार है, 10 mm डाया बार 160 mm सेंटर टू सेंटर, इसमें भी वही बात है, ये भी वही चीज है, 10 mm डाया बार 160 mm सेंटर टू सेंटर। ये जो स्टील दिख रहे हैं, जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है चारों तरफ केवल पॉइंट टाइप का, वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग है, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिजाइन किया है। तो अगर आपको और कुछ चाहिए, हाँ देखिए, जो आप ये ऑफलाइन क्लास तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट में जरूर बताइए, कमेंट में आपका रिएक्शन पता चलता है। वहां पर तो ऑफलाइन क्लास में ये पता चलता था कि किन लोगों को समझ में आया, तो हम फिर से रिपीट कर देते थे, लेकिन यहाँ पर रिपीट होने वाली बात है नहीं। लेकिन आप ये बताइए, हम लोग को फीडबैक दीजिए हमको कि आपको कितना पोर्शन समझ में आया, नहीं आया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डालिए, नहीं तो आपका जो ये नंबर है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8409772710, ये नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इसको जिसे ज़रूरत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कीजिए। और आपको चैनल पर नए हैं या फिर आपको लगता है कि इस चैनल का ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपको केवल स्टेप फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है, आपका स्लैब ये हो जाएगा, आपका डिज़ाइन हो जाएगा, और कुछ खास नहीं है इसमें। स्लैब का डिज़ाइन बहुत ही इजी है, केवल स्टेप फॉलो करना है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत स्पीड, इसको ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना जल्दी आपका स्लैब डिज़ाइन होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम दिया आप लोगों ने।